आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा डरावना है। दिल की इमरजेंसी। ये शब्द सुनते ही मन में एक ही तस्वीर बनती है ना? हाँ, बिल्कुल वही। कोई अपनी छाती पकड़कर जमीन पर गिर रहा है। पर क्या हर दिल की इमरजेंसी वैसी ही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक बहुत ही कमाल का सोर्स है। ये असल में एक वायरल वीडियो की स्क्रिप्ट है और ये बताती है कि दिल से जुड़ी 3 सबसे खतरनाक इमरजेंसी वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। हाँ, और इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका भी दिया गया है। प्लम्बिंग, पंपिंग और इलेक्ट्रिकल की समस्या। बिल्कुल। आज हम इसी फ्रेमवर्क को जरा गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम किसी की जान बचा सकता है। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही बहुत नाटकीय है। एक आम सी शाम थी। लोग आ जा रहे थे अपने फोन में डूबे हुए। तभी एक आदमी ने अपनी छाती पकड़ ली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और कुछ ही पलों में वो जमीन पर था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है और यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। सही कहा। ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं। प्लम्बिंग की समस्या यानी कि हार्ट अटैक। स्क्रिप्ट के पहले सीन में मरीज होश में है। वो गिरा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो कह रहा है, मेरी छाती जल रही है, ये दर्द मेरे बाएं हाथ में उतर रहा है, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। हाँ, ये तो क्लासिक हार्ट अटैक कैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये प्लम्बिंग की समस्या है। अब ऐसे सोचिए कि दिल की मांसपेशी को खून पहुंचाने वाली जो पाइपलाइन है, मतलब धमनियां, उनमें कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया है। एक क्लॉट बन गया है, पाइपलाइन ब्लॉक हो गई है। अच्छा। और सोर्स में जो लक्षण बताए हैं वो एकदम सटीक हैं। छाती में भारीपन या दबाव। लोग कहते ना कि जैसे छाती पर कोई हाथी बैठ गया हो। हाँ, बिल्कुल वही एहसास। और ये दर्द सिर्फ छाती तक नहीं रहता, ये बाएं हाथ, जबड़े या पीठ तक भी जा सकता है। स्क्रिप्ट में एक और बात का जिक्र है जो मुझे बहुत अजीब लगी, मौत का डर। क्या ये सच में एक लक्षण है? ये एक बहुत ही असली और अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला मनोवैज्ञानिक लक्षण है। इसे इम्पेंडिंग डूम कहते हैं। इम्पेंडिंग डूम? हाँ, मतलब मरीज को अंदर से एक भयानक एहसास होता है कि बस अब सब खत्म होने वाला है। ये घबराहट नहीं है, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, टाइम इज मसल, मतलब समय ही मांसपेशी है। इसका क्या मतलब है? ये कार्डियोलॉजी की दुनिया का सबसे जरूरी मुहावरा है। इसका सीधा सा मतलब है, जब पाइपलाइन ब्लॉक होती है तो दिल की मांसपेशी के एक हिस्से को खून और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और हर बीते मिनट के साथ वो मांसपेशी हमेशा के लिए मर रही होती है। हमेशा के लिए? मतलब वो हिस्सा डेड हो जाता है? हमेशा के लिए। वो हिस्सा कभी वापस नहीं आता। इसीलिए हर सेकंड कीमती है। तो अगर कोई ये लक्षण देखे तो उसे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ज्यादातर लोग घबराहट में या तो कुछ नहीं करेंगे या शायद पानी पिलाने लगेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत आम गलती है। इसीलिए सोर्स में 5 बहुत ही साफ कदम बताए गए हैं और उनका क्रम बहुत मायने रखता है। सबसे पहले उस व्यक्ति की सारी गतिविधि रोक दें। उसे चलाएं नहीं, उसे बिठा दें या लिटा दें। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि चलने फिरने से दिल पर और जोर पड़ेगा, जिसे पहले ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ठीक है, गतिविधि रोक दी। इसके बाद? दूसरा, फौरन इमरजेंसी सेवाओं को फोन करें। खुद डॉक्टर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तीसरा कदम बहुत जरूरी है। अगर मरीज को एलर्जी नहीं है तो उसे एक एस्पिरिन की गोली चबाने के लिए दें। चबाने के लिए, निगलने के लिए नहीं? हाँ, सोर्स इस बात पर जोर देता है कि उसे चबाना है, निगलना नहीं। ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है। क्या सिर्फ चबाने से इतना फर्क पड़ सकता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप एस्पिरिन चबाते हैं तो वो मुंह से ही खून में घुलना शुरू हो जाती है और बहुत तेजी से अपना असर दिखाती है। अच्छा। निगलने पर उसे पेट में जाकर घुलने में समय लगता है। एस्पिरिन खून को पतला करती है और उस क्लॉट को और बड़ा होने से रोक सकती है। ये छोटा सा काम जान बचा सकता है। कमाल है। और बाकी 2 कदम? चौथा, उसके तंग कपड़े जैसे शर्ट का कॉलर या बेल्ट वो ढीले कर दें ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो। और 5वां, जो शायद सबसे मुश्किल है, उसे शांत रखने की कोशिश करें। उसे भरोसा दिलाएं कि मदद आ रही है। क्योंकि घबराहट से तो हालत और बिगड़ सकती है। बिल्कुल, घबराहट ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को और बढ़ा सकती है। तो ये थी प्लम्बिंग की समस्या, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
सोर्स में एक और बिल्कुल अलग तरह की इमरजेंसी का जिक्र है। हाँ, और ये दूसरा सीन पहले वाले से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई अचानक ड्रामा नहीं है, बल्कि एक खामोश दुश्मन है जो धीरे धीरे बढ़ता है। सही कहा, यहाँ कोई छाती पकड़कर चिल्ला नहीं रहा। एक मरीज चुपचाप बैठा है, लेकिन उसकी सांस बुरी तरह फूली हुई है। वो डॉक्टर से कहता है, मैं लेट नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं डूब रहा हूँ। डूब रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? जब मैंने ये पढ़ा तो सबसे चौंकाने वाली बात मेरे लिए हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक का अंतर थी। मुझे हमेशा लगता था कि ये दोनों एक ही चीज़ है। ये सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। ये हार्ट फेलियर है, ये प्लम्बिंग की नहीं, पंपिंग की समस्या है। पंपिंग की समस्या? हाँ, यहाँ दिल काम करना बंद नहीं करता जैसा कि नाम से लगता है, बल्कि वो इतना कमजोर या कह सकते हैं थक जाता है कि शरीर की जरूरतों के हिसाब से खून को ठीक से पंप नहीं कर पाता। और डूबने जैसा महसूस होने की वजह? जब दिल का पंप कमजोर पड़ जाता है तो वो फेफड़ों से आने वाले साफ खून को आगे नहीं धकेल पाता। नतीजा, खून वापस फेफड़ों में जमा होने लगता है। इससे फेफड़ों के अंदर पानी भरने लगता है। अच्छा, ठीक वैसे ही जैसे किसी के डूबने पर होता है। बिल्कुल, इसीलिए मरीज को सांस लेने में भयानक तकलीफ होती है और उसे दम घुटने जैसा महसूस होता है। तो जाहिर है इसके लक्षण और इसमें उठाए जाने वाले कदम भी हार्ट अटैक से बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल अलग। इसके लक्षण है बहुत ज्यादा सांस फूलना, खासकर लेटने पर, पैरों में सूजन, क्योंकि कमजोर पंप शरीर के निचले हिस्सों से भी खून को ऊपर नहीं खींच पाता। और वहां पानी जमा होने लगता है। हाँ, एक और खास लक्षण है गुलाबी और झागदार बलगम आना, और सबसे बड़ा संकेत मरीज का सपाट न लेट पाना। मतलब वो सीधा लेट नहीं सकते? लेटते ही उनका दम घुटने लगता है, इसलिए वो अक्सर कई तकियों का सहारा लेकर या कुर्सी पर बैठकर सोने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? यहाँ तो एस्पिरिन का कोई काम नहीं होगा ना? नहीं, यहाँ एस्पिरिन देना खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ उठाए जाने वाले कदम एकदम अलग हैं। सबसे पहले मरीज को सीधा बिठा दें और उसके पैर नीचे जमीन की तरफ लटका दें। अच्छा, इससे क्या होगा? ऐसा करने से गुरुत्वाकर्षण की वजह से कुछ पानी फेफड़ों से नीचे की ओर उतरता है और सांस लेने में थोड़ी राहत मिलती है। अरे वाह। दूसरा, अगर ऑक्सीजन है तो जरूर दें। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, उसे ज्यादा पानी या कोई भी तरल पदार्थ न दे। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही जरूरत से ज्यादा पानी है जिसे दिल पंप नहीं कर पा रहा, और पानी देना उसकी हालत और बिगाड़ देगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है। उतना ही जरूरी जितना ये जानना कि क्या करना है। और चौथा कदम? फौरन अस्पताल ले जाएं। तो हमने प्लम्बिंग और पंपिंग की समस्या देख ली। अब आता है तीसरा और सबसे खौफनाक सीन। सोर्स कहता है अचानक उस आदमी ने सांस लेना बंद कर दिया, कोई नब्ज नहीं, कोई हरकत नहीं। ये कार्डियक अरेस्ट है। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल समस्या है। इलेक्ट्रिकल? हाँ, दिल के अंदर एक अपना करंट का सिस्टम होता है जो उसे धड़कने का सिग्नल देता है। कार्डियक अरेस्ट में ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दिल कांपने लगता है या फिर पूरी तरह से धड़कना बंद कर देता है। तो ये हार्ट अटैक से अलग है? बहुत अलग। हार्ट अटैक में सिर्फ एक हिस्से में खून की सप्लाई रुकती है, यहाँ पूरा दिल ही बंद हो जाता है। इसीलिए सोर्स इसे क्लिनिकल डेथ कहता है। क्लिनिकल डेथ? हाँ, मतलब वो स्थिति जब दिल और सांस रुक चुकी है, भले ही दिमागी मौत ना हुई हो। सोर्स ये भी कहता है कि आपके पास सिर्फ 3 से 5 मिनट है। ये सुनकर ही दिल बैठ जाता है। ये 3 से 5 मिनट की खिड़की हमारे दिमाग के लिए है। अगर दिमाग को 3 से 5 मिनट से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसके सेल्स हमेशा के लिए मरने लगते हैं। बाप रे। इसीलिए यहाँ हर एक सेकंड कीमती है। और हाँ, इस स्थिति में एक ही चीज है जो जान बचा सकती है, और वो है सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन। हाँ। सीपीआर कैसे करना है, इसके बारे में सोर्स क्या बताता है? इसके भी बहुत साफ कदम है। पहला, मरीज को हिलाकर और जोर से पुकार कर देखें, क्या तुम ठीक हो? साथ ही देखें कि उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। मतलब वो सांस ले रहा है या नहीं? बिल्कुल। अगर कोई जवाब नहीं है और सांस नहीं चल रही तो दूसरा कदम है फौरन सीपीआर शुरू करना। छाती के बीचों बीच अपनी दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर जोर से और तेजी से दबाना है। कितनी तेजी से? रफ्तार होनी चाहिए 1 मिनट में 100 से 120 बार। तीसरा, मदद के लिए चिल्लाएं और किसी को कहें कि आसपास अगर एईडी मशीन है तो ले आएं। एईडी, ये क्या होता है? एईडी का मतलब है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये एक छोटी सी पोर्टेबल मशीन होती है जो आजकल एयरपोर्ट, मॉल, ऑफिस जैसी जगहों पर मिल जाती है। ये मशीन खुद दिल की धड़कन को जांच कर बताती है कि बिजली का झटका देने की जरूरत है या नहीं। अच्छा,
तो इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? कोई भी ये बोलकर निर्देश देती है। और चौथा कदम, मेडिकल मदद आने तक सीपीआर करते रहें, रुकना नहीं है। स्क्रिप्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है कि सीपीआर दिल को फिर से चालू नहीं करता, ये मस्तिष्क को जीवित रखता है। ये बात तो पूरी धारणा ही बदल देती है। हम जो फिल्मों में देखते हैं कि सीपीआर करते ही आदमी खांसकर उठ बैठता है, वो लगभग झूठ है। सच में? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे ये सोर्स दूर करता है। फिल्मों का वो सीन असलियत से कोसों दूर है। सीपीआर का मकसद दिल को रीस्टार्ट करना है ही नहीं। उसका काम है आपकी छाती को दबाकर दिल को हाथ से पंप करना। अच्छा। ताकि खून का बहाव बना रहे और ऑक्सीजन दिमाग तक पहुंचती रहे। आप दिमाग को मरने से बचा रहे हैं, आप सिर्फ एक पुल बना रहे हैं डॉक्टर और उस एईडी मशीन के पहुंचने तक। ये जानना शायद लोगों की हिचकिचाहट कम कर सकता है। कई लोग शायद इसलिए भी सीपीआर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मरीज को ठीक नहीं कर पाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपका काम मरीज को जिंदा करना नहीं, उसे जिंदा रखना है, जब तक कि असली मदद ना पहुंच जाए। ये सोर्स सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ज्यादातर मौतें क्यों होती हैं, और वजह मेडिकल नाकामी नहीं, हमारा बर्ताव है। बिल्कुल। सोर्स कुछ ऐसी वजहें बताता है जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। लोग इंतजार करते हैं, वो घबरा जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। वो लक्षणों को पहचान नहीं पाते। और सबसे आम बात जो सोर्स में बताई गई है, लोग सोचते हैं, अरे ये तो बस गैस होगी या थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, ये इनकार करने की आदत, ये जानलेवा साबित होती है। तो लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती है शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना। मुझे याद है एक मरीज ने घंटों इंतजार किया क्योंकि उन्हें लगा कि रात का खाना भारी हो गया था। ओह। जब तक वो अस्पताल पहुंचे, दिल को काफी नुकसान हो चुका था। यही वजह है कि इन तीनों स्थितियों के बीच का फर्क जानना इतना जरूरी है। जानकारी डर को कम करती है और आपको एक्शन लेने की हिम्मत देती है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट का अंत बहुत दमदार है। वो आदमी बच गया, किस्मत से नहीं बल्कि इसलिए कि किसी ने समय पर सही कदम उठाया। और फिर ये लाइन आती है, अगली बार वो कोई आप हो सकते हैं। ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये इस सारी जानकारी को सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी बना देती है। सही कहा, आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रह जाते। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ यही है कि सही जानकारी और सही समय पर उठाया गया कदम सच में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। प्लम्बिंग, पंपिंग और इलेक्ट्रिकल की समस्या को समझना। हाँ, और ये जानना कि कब एस्पिरिन देनी है, कब किसी को सीधा बिठाना है और कब बिना सोचे सीपीआर शुरू कर देना है। बिल्कुल। दर्शक बने रहने और जीवन बचाने वाले बनने के बीच का फासला सिर्फ सही जानकारी और उसे लागू करने की हिम्मत का है। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में न जाने कितनी तरह की इमरजेंसी के लिए तैयारी करते हैं। घर में फायर अलार्म लगाते हैं, गाड़ी में फर्स्ट एड किट रखते हैं। हाँ, लेकिन हम में से कितने लोग उस मेडिकल इमरजेंसी के लिए सच में तैयार हैं जो सबसे आम है और किसी को भी कहीं भी हो सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। शायद इस चर्चा के बाद कुछ लोग सीपीआर सीखने या कम से कम अपने घर की फर्स्ट एड किट में एस्पिरिन रखने के बारे में सोचें। क्योंकि जैसा सोर्स कहता है, दिल की इमरजेंसी इजाजत लेकर नहीं आती,